चलो, तो आप ये बता रहे हैं चैप्टर नंबर जो 6 है वर्क पावर एनर्जी, उसमें टॉपिक तो कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। क्वेश्चन भी आपको सीधा ही ये ग्राफ जो स्टार्ट है वो नहीं करके पहले क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 6.11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है फिर ये आपको कल करवाते, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे जब तक हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव along the z axis of coordinate system is subjected to a constant force F is given। तो एक बॉडी है और उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। अब पूछा क्या है, what is the work done by this force moving, ठीक है, फोर्स इन मूविंग द बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग z डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ। पेज नंबर जो आप लोग ढूंढ रहे हैं ना 136 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 6.11 से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप क्या बहुत दिनों बाद आए हैं, तो मैंने सीधा 11 से स्टार्ट किया है। और कुछ कंसेप्चुअल बढ़िया क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक, तो वो भी हम करेंगे, कंप्लीट ही करेंगे, बट वो आपको कल करवा देंगे। ठीक है, तो 6.11 जो गिवन है वो आप अपने रजिस्टर में भी लिख लें। क्या है? फोर्स। और फोर्स क्या है? 3D फोर्स है, -2 i कैप प्लस -2 j कैप प्लस 3 है या 4 है, प्लस 3 k कैप। ठीक है, तो दिस इज गिवन न्यूटन। एक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट z कितना है? 3 मीटर। z इक्वल टू लिखा है मैंने, होता है ना x y z, x 0 है, y 0 है, बट z डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6.11 में क्लियर लिखा हुआ है मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ओनली z डायरेक्शन में हो रहा है ओनली। ठीक है, तो 3 मीटर। कोई आ जाए तो एडमिट कर लेना। आ गए होंगे कुछ 5, 7, 10 कितने? ठीक है ना, ओके। तो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मुझे बताइए फोर्स जो दिखाई दे रहा है ना, फोर्स का एक्स वाई जेड कोफिशिएंट 4 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जेड डायरेक्शन में, ठीक है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है। ओके, अब इस फोर्स को देखकर आप एक बात और लिख सकते हैं कि z डायरेक्शन का फोर्स कितना है? 3 न्यूटन। आपसे पूछते x डायरेक्शन का कितना है, तो -1, y डायरेक्शन में +2, z डायरेक्शन में 3 न्यूटन है। देख रहे हैं ना, i कैप 2 j कैप 3 k कैप। तो z डायरेक्शन के फोर्स की ही बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि आपको वर्क डन पता लगाना है। तो अब आप डायरेक्ट वर्क डन पता लगा सकते हैं। W इक्वल टू क्या होगा? Fz इनटू डिस्प्लेसमेंट z। Fz डायरेक्शन का फोर्स है। यहाँ पर सीधा सीधा प्रोडक्ट मैंने किया है, बताओ क्यों? डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? z डायरेक्शन में। फोर्स कौन से डायरेक्शन का है? z डायरेक्शन का। आप डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं ना तो cos 0 आता है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे होता है ना f डॉट z, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? Fz इंटू z इंटू कॉस 0 डिग्री। समझ रहे हैं ना? तो अगर आपको पता हो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में 100% सेम डायरेक्शन में है, तो हमें इनकी जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं। बट अगर कोई एंगल हो बीच में तब हम इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, बट अभी जरूरत नहीं है क्योंकि z डायरेक्शन का फोर्स, z डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंड कर सकते हैं। आई थिंक 12 जूल कितना आएगा? 12 जूल वर्क डन। क्वेश्चन सिंपल है, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा ध्यान रखना था
कि आपको जो फोर्स कंप्लीट फोर्स गिवन है उसमें से ओनली कौन सा पिक करना है, z डायरेक्शन का कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो z डायरेक्शन का फोर्स है 3 न्यूटन, z डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, तो z डायरेक्शन का वर्क आ गया 12 जूल। बताओ x डायरेक्शन का वर्क कितना है, 0, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, एक ही डिस्प्लेसमेंट है। y डायरेक्शन का वर्क कितना होगा, अगेन 0, ओनली किस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, z डायरेक्शन। तो इस फोर्स ने टोटल वर्क कितना किया है, इतना ही किया है, ओनली z डायरेक्शन 12 जूल। ठीक है, और कुछ पूछा है क्या, नो, ओनली वर्क डन पूछा है ना। ठीक है, 6.11 से स्टार्ट किया, ध्यान रखना है ना हमने। 6.12 12th क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है ना। एन इलेक्ट्रॉन, नाम सुना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द सेकंड विद 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट और सेकंड समझ गए, पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 10 है या 1 है, 10 है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के दिख रहा है ना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं इसको। और दूसरा जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी की एक यूनिट आप जानते हैं जूल, ऐसा ही सिस्टम में एनर्जी की यूनिट होती है। एक और यूनिट आपके सामने आज है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ध्यान से सुन लो। आई थिंक आपको नहीं पता होगा, मुझे आइडिया नहीं है, आपको बताया था क्या, बताइए। अगर आपके पास एनर्जी है E इक्वल टू एक्स जूल और आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हम 12th क्लास में यूज लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं, वो आपके सामने है। किससे डिवाइड किया गया है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से। अब इसका रेसिप्रोकल भी है। रेसिप्रोकल क्या है, अगर एनर्जी ऑलरेडी किस में हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और कन्वर्ट किस में करना हो, जूल में, तो किससे प्रोडक्ट करते हैं, जिससे डिवाइड दिया था ना उससे प्रोडक्ट कर दो, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जूल में। कॉपी के टॉप पर आप ये दोनों कन्वर्जन लिख लो, या मैं तो कहूंगा एक लिख लो, कोई सा भी जो अच्छा लगे। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहां मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया है, ये 12th में भी काम आता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो एन यूनिट ऑफ एनर्जी। अब किलो हो, मेगा हो, गीगा हो, किलो तो आप जानते हैं 10 टू द पावर प्लस 3 होता है। तो हो गया कन्वर्जन, लिख लिया, इधर चेक कर लेते हैं सही चल रहा है ना। स्क्रीनशॉट कहां से लेते हो आप, तो 3 उंगली से करो भाई, ले लो आप, चालू करें कुछ क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 6.12 में जो गिवन है वो मैं बता देता हूं। देखिए, के ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट जो है उसमें डिटेक्ट हुए हैं ये दोनों पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनकी काइनेटिक एनर्जीज आपके सामने है। ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन और है, विच इज फास्टर, द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन। ठीक है, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको बता दिया, प्रोटॉन का मास आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो भी बता दिया। देखो मैंने कहा था ना वो वैल्यू जो है, बट हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं। देखिए
आपको क्या क्या पता करना है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड, प्रोटॉन की स्पीड, या मैं कहूंगा आपको इंडिविजुअल स्पीड की जरूरत तो नहीं है, आप रेशो पता कर लें, आपको पता लग जाएगा विच इज फास्टर। तो हमें क्या पता करना चाहिए? रेशो, इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अपॉन प्रोटॉन की स्पीड, रेशो पता कर लेंगे। अगर रेशो की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है मतलब इलेक्ट्रॉन फास्टर है, अगर रेशो की वैल्यू 1 से कम आ जाती है इसका मतलब प्रोटॉन फास्टर है। सही बात बोल रहा हूं मैं? अगर Ve अपॉन Vp की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो इसका मतलब कौन सी स्पीड ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की। और 1 से कम आती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कम है, प्रोटॉन की ज्यादा है। तो हम Ve अपॉन Vp पता करेंगे। एक और बात, आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, कौन सा? रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। कुछ गड़बड़ हो गया? सर एम भी आएगा। यस सर, एम भी आएगा। एम के, 2m के, हाँ ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, आपको लीनियर मोमेंटम जब पढ़ाया था आई थिंक वहां आपको मिलना चाहिए, काइनेटिक बहुत स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, सही बात है, मिल गया फॉर्मूला। P क्या होता है? mv। यस सर। हमें लीनियर मोमेंटम का कुछ नहीं करना, हमें तो किससे मतलब है? स्पीड से। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k अपॉन m। मानते हो क्या? ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में नहीं है। जब m डिवाइड में पहुंचेगा तो एक्चुअल में ये अंडर रूट में नहीं है, तो समझ गए ना, अंडर रूट वाला एक m कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक अंडर रूट आ जाएगा। सही बात है। जैसे x अपॉन रूट x क्या होता है, या रूट x अपॉन x क्या होता है? 1 अपॉन रूट x। समझ गए ना, x अपॉन या ऊपर रूट करें, रूट x अपॉन x को आप 1 अपॉन रूट x करते हैं ना, कुछ इसी तरह से। तो m और यहाँ पर m, ये अंडर रूट में है और ये अंडर रूट में नहीं है। सही बात। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमें। हमें काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास की इंफॉर्मेशन गिवन है, और हमें स्पीड का रेशो पता लगाना है। तो आप खुद सोचिए, यही फॉर्मूला काम आना चाहिए। के की इंफॉर्मेशन दी है, एम की इंफॉर्मेशन दी है, और रेशो पूछा है किसका? Ve अपॉन Vp का। ठीक है, तो पहले तो आप लिखिए वी नो दैट से यहां तक 3 स्टेप। आप क्या जानते हैं? वी नो दैट P इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2mk, और फिर V तक का फॉर्मूला आप बना लें। हाफ एम वी स्क्वायर से भी तो कर सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर से कर सकते हैं, लेंथी हो जाएगा। हमें Ve अपॉन Vp पता करना है, इसलिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप देख रहे हो ना, हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें V का क्या है? स्क्वायर है। घूम फिर के आओगे तो यहीं पे ही ना, ये हाफ एम वी स्क्वायर ही तो है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर से भी यही आएगा, पता है ना, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। बेसिक फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर ही है। ओके, देखिए फॉर इलेक्ट्रॉन Ve इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ke अपॉन me। ये सब स्क्रिप्ट में ई समझ रहे हो ना, सब कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इक्वेशन 1 फॉर, क्या करें? Vp इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Kp अपॉन Mp। ये सबस्क्रिप्ट में लिखना है, स्मॉल p। इक्वेशन 2, बिकॉज आपको स्पीड का रेशो पता लगाना है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब कर दो डिवाइड ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो हमारा एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। एम क्या है, तो मैंने Ve और Vp के इक्वेशन बना लिए, मुझे पता क्या करना है? Ve अपॉन Vp। एम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें 2 से, तो Ve अपॉन Vp इक्वल टू क्या मिलेगा? तो देखिए कंबाइंड
2 से तो 2 कैंसिल है ना, तो मुझे मिलेगा के ई इंटू एम पी अपॉन के पी इंटू एम ई। बिल्कुल सीधी सी बात है, डिवाइड का डिवाइड तो न्यूमरेटर में ही जाएगा। तो देख लो आप, एमपी जो था वो सबसे ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि वो डिवाइड के भी डिवाइड में पहुंचने वाला था, तो एमपी सबसे ऊपर। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। आप इनको, आपको क्वेश्चन में ये 4 इंफॉर्मेशन दी ही इसलिए है क्या आप इस रास्ते पर चलें और आप यहाँ पहुंचेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं किया हमने कन्वर्जन, मैंने आपको बताया बट हमने यूज नहीं रेशियो में है सर, रेशो में है। घर से कोई बोल रहे हैं रेशो में है, के ई अपॉन के पी। चेंज करोगे आप, वो चेंज का कोई मतलब ही नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो में वो चेंज कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 वो कैंसिल ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी दिया है आपको, बट चेंज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। तो अब मैं आपको कहूंगा के ई के प्लेस पर 10 पुट करो, के पी के प्लेस पर 100 पुट करो, कैंसिल हो जाएगा ना। तो 10 इंटू एम पी मतलब 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। देख लो वैल्यू, है ना। तो केपी की वैल्यू आपको टेक्स्ट बुक में बताई है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब देखो, आप साइंस के स्टूडेंट हो गए हो, शायद साइंस ले लिया ना सभी ने, कोई ना कोई स्कूल में एडमिशन ले लिया होगा साइंस में। यस सर। तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए इस यूनिवर्स में 3 जो एलिमेंट्री पार्टिकल है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप बताओ है क्या। बेसिक यूनिट हम कहते हैं एटम इन जनरल, उसको भी डिवाइड कर चुके हैं, बट बेसिक यूनिट हम कहते हैं एटम। एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से फिर सब्सटेंस बनते हैं, जो आपको पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी, वो सब क्या है, बेसिक यूनिट एटम। और एटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन। तो इन 3 पार्टिकल के अलावा इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। अब 3 ही है ना, तो याद रख लेना ना, -31 kg। इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत लाइट पार्टिकल है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। आई थिंक आपकी बुक में भी कुछ होगा, यही होगा, यही होगा, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन हम कहते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। कौन हैवी है, कौन हैवी है, प्रोटॉन हैवी है, 10 टू द पावर -31 है और ये -27। तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइट पार्टिकल है, प्रोटॉन थोड़े हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन का मास इतना ही होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास नियरली इक्वल टू सेम होते हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक तो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन में मैं 100 लिख रहा हूँ जानबूझकर, वो किलो वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। आप इस रेशो, इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना, 100% 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। चेक करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 0 कैंसिल, तो क्या आ रहा है 1.67 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर। देखो यहाँ से आएगा 30, ऊपर जाएगा +30, तो 10 टू द पावर 3 आ रहा है ऊपर, है ना। 10 टू द पावर 3 से कर दें तो ये 1617 डिवाइडेड बाय 9.1। 1 से ज्यादा आ रहा है ना, रेशो 1 से ज्यादा आएगा। आपसे पूछा ना विच इज फास्टर, तो बताओ कौन फास्टर है। इलेक्ट्रॉन। बोलिए, घर पे एक ने बोला है, यहाँ पर एक ने बोला है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है ना। घर पे भी यही कह रहे हैं सब, इलेक्ट्रॉन। किया किसी ने 14 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, ऑलमोस्ट उतना ही आएगा भाई। 40 इंटू 40 1600 होता है,
3 इंटू 3 9 होता है, तो मैं मान लेता हूं 40 बाय 3 13.333, तो ये नियरली इक्वल टू 13.3 के आसपास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इतना तो राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे पता लग गया 13 पॉइंट समथिंग आना ही आना है, और 13 1 से बड़ा होता है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फास्टर है, और कितना फास्टर है? 13 टाइम फास्टर है। किसी ने सोचा था कि प्रोटॉन फास्टर होगा, शुरू में ही लग गया होगा कि कुछ बच्चों को कि प्रोटॉन फास्टर होगा, कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बट प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है ना, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। बट इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है, फिर भी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना है? 10 टाइम का, 10 टाइम ज्यादा है प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी। बट मास का डिफरेंस आप देखें ना, तो मास बहुत बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का। इतना कम मास होते हुए भी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ओनली 10 टाइम का ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फास्ट चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा कंपनसेट किया है उसने। अगर इन दोनों की स्पीड सेम होती ना, तो काइनेटिक एनर्जी में तो बहुत डिफरेंस होता, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती, बट 10 टाइम ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, 10 टाइम ज्यादा है। तो कौन फास्टर है? इलेक्ट्रॉन ने बहुत तेज चलकर थोड़ा कंपनसेट किया है। 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं, कौन फास्टर है? इलेक्ट्रॉन फास्टर है। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने और कुछ पूछा हो तो बताओ। प्रोटॉन which is faster, the electron or the proton, obtain the ratio of their speed। ठीक है, कंप्लीट हो गया है, हमने इनकी स्पीड का रेशियो पता कर लिया है, और हमें क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन फास्टर है। आपको याद होगा मैं कह रहा था ना, वी अपॉन वीपी का रेशियो अगर 1 से बड़ा आता है तो क्या होगा, छोटा आता है तो क्या होगा, बट बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। रेन ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो आप लोग बारिश में भीगे होंगे कभी, कभी इंटेंशनली, कभी मजबूरी में, जो भी है। तो रेन ड्रॉप्स जो आती है वो टकराई है आपसे कभी? मतलब सहन हो जाता है, उतनी लगती है ना वो, समझ गए ना। और चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात बताएंगे। मतलब आपको इतना तो एक्सपीरियंस है कि हाँ वो सहन हो जाती है, और वो जो आइस के पीस होते हैं वो उससे तो बचते हैं, साइड में हो जाते हैं। अब उसका रीजन देखते हैं क्या है। अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, बहुत छोटी होती है, mm नहीं है, ठीक है, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर अबाउ द ग्राउंड, ठीक है, 500 मीटर ऊपर उसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, बहुत टाइनी उड़ती हुई ड्रॉप्स मिलती है, बड़ी ड्रॉप बनती है, फिर वो ग्रेविटी इसको नीचे लेकर आती है। तो 500 मीटर हाइट पर उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। इफ इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन until at half its, ठीक है, origin, ठीक है, it attained its maximum speed and move with uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and second half of its journey? What is the work done by the resistive force in entire journey if its speed at reaching the ground is? जब वो ड्रॉप ग्राउंड पर पहुंचती है, मतलब हम तक पहुंचती है, तब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। प्रैक्टिकल स्पीड है ऑलमोस्ट यही होती है, ठीक है। हाँ, तो अब आपसे बात करें तो ड्रॉप ऊपर से नीचे आ रही है, किस मीडियम में? रेन ड्रॉप है तो उसके आसपास क्या है? एयर, एटमॉस्फेयर। ग्रेविटी तो फोर्स अप्लाई करती है, मैं मीडियम की बात कर रहा हूं, है ना। तो रेन ड्रॉप है तो उसके अंदर H2O वाटर है, लिक्विड है, वो ड्रॉप नीचे आ रही है, तो उसके आसपास क्या है? उसके आसपास क्या है? एयर है, ठीक है, एयर है। तो एयर रेन ड्रॉप पर रेजिस्टेंस अप्लाई करती है, उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग चलते हैं ना, बहुत फास्ट आप चलाओ तो आपको लगेगा कि हाँ एयर रोक रही है हमको, बहुत फास्ट चलाओगे तो पता लगेगा, एयर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज होती है। तो रेन ड्रॉप की जब स्पीड बढ़ती है तो रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाता है। जितना हमारी स्पीड ज्यादा होगी एयर में, एयर उतना ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स हम पर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है 13 क्वेश्चन में, क्या? रेन ड्रॉप 500 मीटर ऊपर से डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करती है,
250 मीटर हाइट तक रेजिस्टिव फोर्स रिटार्डेशन करता है। उसके बाद रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से नीचे आती है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है। लेट यहाँ पर रेन ड्रॉप बनी थी और ये है ग्राउंड, ठीक है। ये वो लाइन है जिस पाथ को ट्रेवल कर रही है रेन ड्रॉप, एयर ब्लो नहीं कर रही है, बिल्कुल सीधा रेन ड्रॉप नीचे आ रही है, ठीक है। दिस इज द पाथ मिडवे यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। रिटार्डिंग एक्सेलरेशन समझ गए, दो दो वर्ड मिक्स कर दिए, या सीधा सीधा मैं कहूँ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ज्यादा बेस्ट है। ऐसा लिखा होगा शायद, एक्सेलरेशन है बट कैसा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग इनिशियली था 9.8, नीचे आते 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 वो 9.8 से 0 हो गया, समझ रहे हो। बट कितनी हाइट तक, 250 मीटर हाइट तक। वर्टिकल है इसलिए हाइट बोल रहा हूं मैं। तो इतनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तक एक्सेलरेशन है बट डिक्रीजिंग। इनिशियली 9.8 था, फिर डिक्रीज होते होते यहाँ 0 हो गया। और अब इस मिडवे के बाद ये जो 250 मीटर रिमेनिंग पाथ है रेन ड्रॉप का, इस रिमेनिंग पाथ को रेन ड्रॉप ट्रेवल करती है विद अ कांस्टेंट स्पीड। यहां से लेकर यहां तक उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों, उस इंफॉर्मेशन को आप समझें। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, एयर रेजिस्टेंस बोला था ना, एयर रेजिस्टेंस। जब रेन ड्रॉप नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट करती है तो एयर रेजिस्टेंस कम होता है, स्पीड कम होती है रेन ड्रॉप की इनिशियली, एयर रेजिस्टेंस कम होता है। एयर रेजिस्टेंस बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, रेजिस्टिव फोर्स एफआर, और ड्रॉप पर नीचे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सब जानते हैं ड्रॉप का वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे जैसे रेन ड्रॉप की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे 13th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर एयर रेजिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है रेन ड्रॉप की, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और ड्रॉप पर डाउनवर्ड नेट फोर्स कम होता जाता है, नेट एक्सेलरेशन कम होता जाता है। और इस पॉइंट पर रेजिस्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बोलिए। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। रेजिस्टिव फोर्स Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स के जब इक्वल हो जाएगा तो नेट फोर्स 0, और इसका मतलब ड्रॉप पर नेट एक्सेलरेशन भी 0। तो अब जब ये कंडीशन आ जाएगी तो भाई आप समझ गए ना, कांस्टेंट स्पीड से ही ड्रॉप नीचे आएगी, फिर नेट फोर्स 0 इसलिए कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगी। तो आपके एक फ्लूइड चैप्टर है उसमें हम ये डिटेल में पढ़ाते हैं। मैंने बट यहाँ पर भी आपको काफी कुछ बातें पहले ही बता दी, जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने कभी डिस्कस किया था। ओके, तो एयर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज होती है जब हम बहुत फास्ट मूविंग ट्रेन में, कार में, बस में चल रहे होते हैं और सडनली आप हाथ बाहर निकालना, वो एयर आपके हाथ को पीछे की तरफ पुश करने लगेगी, एयर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस होता है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स्ट्रा कुछ बातें बतानी थी, बता दी। अब क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है कि ड्रॉप पर, रेन ड्रॉप पर ग्रेविटी ने फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ जो जर्नी है वर्क कितना किया है ग्रेविटी ने। तो ग्रेविटी ने ड्रॉप पर फर्स्ट हाफ पर कितना वर्क किया है इन जूल, ग्रेविटी ने ड्रॉप पर सेकेंड हाफ जर्नी में कितना वर्क किया है इन जूल, बताना है। थर्ड आपको क्या बताना है कि जो रेजिस्टिव फोर्स है एंटायर जर्नी में, रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क किया है। और आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है, आपको आई थिंक रेन ड्रॉप की रेडियस बताई है या डायमीटर बताया है, बताओ। तो मैं इसको रेन ड्रॉप, रेडियस, ड्रॉप्स होती है वो रेडियस बताई है। तो रेन ड्रॉप की रेडियस कितनी है, 2 मिलीमीटर बोल रहे हैं आप। यस सर। और mm मतलब आप जानते हैं ना, मिलीमीटर क्या होता है, 10⁻³ मीटर। mm 1000 मिलीमीटर मतलब 1 मीटर। तो मैंने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मुझे वाटर की डेंसिटी बताओ, रेन ड्रॉप के अंदर क्या होता है, रेन ड्रॉप वाटर की तो होती है, तो वाटर की Yes, sir. डेंसिटी आपको बता रखी है आई थिंक 10⁻³ kg/m³। अब देखो अर्थ पर 70% वाटर है, तो एक स्टैंडर्ड फिगर है ये 10⁻³ kg/m³, ठीक है। आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 1000 ऑर्डर की होती है, सॉरी इसका भी 1000 ऑर्डर हो जाता है। ओके, मैंने ये दो इंफॉर्मेशन इसलिए यहाँ लिखी है क्योंकि हमें रेन ड्रॉप का मास पता करना है। मास का फॉर्मूला बताओ,
बताओ, 9th क्लास में पढ़ा है आपने, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कुछ बोलो हाँ ना। यस सर। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब आप बोलेंगे हाँ, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें डेंसिटी पता है वाटर की, बहुत स्टैंडर्ड है, इसमें भी बताई होगी शायद। बताई क्या? नहीं बताई इन्होंने, कोई बात नहीं। तो वाटर की डेंसिटी इतनी होती है और आपको रेडियस बताइए, उस रेडियस की हेल्प से आप वॉल्यूम पता करेंगे। स्फेरिकल अगर ऑब्जेक्ट है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? भाई यहाँ वाले घर वाले जो भी बताना चाहे, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एग्जाम जब आपका कभी भी होगा, मे बी 2020 में तो नहीं होगा, जब भी होगा तो एग्जाम के दिन ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपको बस फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा है, दिमाग में कहीं ना कहीं है। जैसे इस फॉर्मूले को आप जानते हो, 4/3 पाई आर क्यूब, बस क्लिक नहीं किया। स्फीयर का वॉल्यूम तो यस है, सर। तो सब कुछ आपके दिमाग में होता है। क्लिक कब करता है? प्रॉपर रिवीजन हो चुका होता है तो क्लिक करता है। रिवीजन फास्ट होना चाहिए आपका। फिजिक्स में हम 12th वाले बच्चों को यही कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ रहे हो बड़ा स्लो पढ़ो, आराम से पढ़ो, बस रिवीजन फास्ट होना चाहिए। ओके, तो मास इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल वी इंटू रो। ये कैपिटल वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं? 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी तो डेंसिटी है, तो आप लोग जो गिवन है ना ये इंफॉर्मेशन, इसको लिखकर मास इक्वल टू यहां से स्टार्ट कर दीजिए। हमें रेन ड्रॉप का मास तो पता लगाना ही पड़ेगा। जी की वैल्यू हम 9.8 लेवे या 10? किताब वाले हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब 9.8 लेनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन नहीं है जी के रिगार्डिंग, ठीक है, 9.8 ले लेंगे। ये डायग्राम की तो जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे समझाने के लिए आपको स्टार्टिंग में बताया था। हो गया? वैल्यू पुट करें? फोर बाय थ्री 3.14 आर स्क्वायर, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻6। ये आर क्यूब है, तो क्यूब है ना, 8 करना होगा। 8 इंटू 10⁻⁹। ये अंडरलाइन जो किया है ना मैंने, ये क्या है? आर क्यूब। देख सकते हैं आप, आर की वैल्यू है, इसका क्यूब है ये, 8 इंटू 10⁻⁹। ठीक बात? वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते हैं। 3.14 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, बेटर रहेगा। कितना आएगा? 1.3, 1.4, 1.46। आप तो बस इन तीनों को प्रोडक्ट करके बता दो। प्रोडक्ट करके बताएं। ये गलत लग रहा है, पॉइंट आएगा ना 0, 1.04। 0.4 आएगा, ये 0.5 कर सकते हैं, 4.5 चेक कर लो आप प्लीज। हाँ बिल्कुल ठीक है, बताओ आप। 10⁻³ का अगर स्क्वायर करना हो तो आप क्या करो, उसको 2 बार लिख दो आप। और आपको पता है प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है, -3 -3 -6। अब क्यूब है तो 3 बार करेंगे, -3 -3 -3 हो जाएगा, ऐड होकर -9, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब तो प्रोडक्ट बताओ, ये डिवाइड चेक कर लेना।
कंप्लीट प्रोडक्ट किया हो तो बता दो, कोई भी बता दो, यहाँ वाले घर वाले। नहीं है कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी? कर दिया, बोलिए। सर 336 3 इंटू 6 नहीं, इनटू पूरा ही करके बताओ ना इन तीनों का। सर 33.6। हाँ इतना ही आएगा ना, 33.6। दिस इज मास, तो यूनिट लगा दें क्या, केजी। 33.6 ठीक है ना, ओके। 10⁻⁻6 kg मास आ गया। अब पहला स्टेप तो हो गया, पहला स्टेप था ये रेन ड्रॉप का मास पता करना था। हम जी की वैल्यू क्या यूज लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं, ये कहते 10 तो हम 10 यूज ले लेते, बट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ओके, अब वर्क के लिए आप फॉर्मूला बताओ क्या होता है। W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एक्स। W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात है। और कुछ W इक्वल टू होता है क्या, W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। फोर्स की Yes, इंफॉर्मेशन sir. नहीं ना, इसलिए तो W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। और आपको क्वेश्चन में बताया है कि वो फर्स्ट हाफ जर्नी ट्रेवल करता है, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चलता है ना, या जो भी है। जो रेन ड्रॉप है वो अपनी फर्स्ट हाफ जर्नी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से चलती है, उसके बाद नेक्स्ट हाफ जर्नी कांस्टेंट स्पीड से चलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हाफ जर्नी में तो कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज हो नहीं रही है, फर्स्ट हाफ जर्नी में जरूर हो रही है। एक कॉन्सेप्ट और आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अगर कोई रेन ड्रॉप बहुत हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब वो ग्राउंड पर आ जाएगी तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सही बात। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हुआ। अब मुझे रेन ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके बताओ। लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेन ड्रॉप एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। Potential energy of the raindrop at its highest point. फॉर्मूला जानते हैं ना, mgh। तो रेन ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप मास पता करना ही था, विदाउट m फाइंड किए हम u फाइंड कर नहीं सकते थे। हाँ, क्वेश्चन में h बताया हुआ है कितना, 500 मीटर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, चलिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रेन ड्रॉप, तो ये है 33.6 इंटू 10⁻⁻6। जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। 10 ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट आप कह नहीं रहे, 10 ले लें क्या जी की वैल्यू, 9.8 है, 10 ले लेते हैं। जी की वैल्यू हम हमारी तरफ से 10 ले रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ भाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा, 5000। तो 33.6 इंटू 5 कर दें आप, तो 33.6 इंटू 5, 17.2, 16. परफेक्ट, Yes, sir. ठीक है, इतना ही रहने दो उसको। 168 इंटू 10⁻³ जूल हमने इनिशियल मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पता लगा ली, बिल्कुल ठीक बात है।
ओके, रेन ड्रॉप की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे पता लगाओगे? वो हाफ वे के बाद उसकी स्पीड बढ़ती है क्या? रेन ड्रॉप की हाफ वे के बाद स्पीड बढ़ती नहीं, उसके बाद तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलती यस है। सर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता लगा लेते हैं। ये यू मैक्स ही था, ठीक है ना, ये यू मैक्स लिख देता हूं मैं, यू मैक्स, हाईएस्ट पॉइंट पर यू मैक्स ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब रेन ड्रॉप की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता लगाते हैं, तो वो क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो आप समझ गए ना, इसलिए एम पता करना जरूरी था, मास ऐसे आता है। चलिए, तो हाफ एम बी स्क्वायर, वी आपको बहुत अच्छा पता है 10, वी कहाँ गया इसका, 10 मीटर पर सेकेंड। रेन ड्रॉप की स्पीड जो है ना, फाइनल स्पीड जिससे वो ग्राउंड पर आता है, बट वो हो कब जाती है, हाफ वे पर स्पीड कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड, और हाफ वे के बाद स्पीड इंक्रीज नहीं होती, ग्राउंड तक स्पीड यही रहती है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाफ 33.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 लिख दूं मैं v स्क्वायर के प्लेस पर, 10 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करें, ऐसा ही कोई एक्सप्रेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे, 168 इंटू 10⁻⁻⁻5 -7 भी बोल रहे हैं। तो अभी चेक करते हैं क्या चक्कर है। -5 आएगा सर। -5 ठीक लग रहा है, -5 ठीक है। और ऑर्डर सेम रखकर इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, है ना, इसको आप लिखें 1.68 इंटू 10⁻³ जूल। जानबूझकर पावर सेम कर दी है मैंने, 10⁻³ 10, तो ये है 168 और ये है 1.68, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, हाफ वे पर स्पीड कितनी हो चुकी थी, 10 मीटर, और रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से फिर नीचे आती है, आप पर जो स्ट्राइक करती है रेन ड्रॉप ऑलमोस्ट इस स्पीड से स्ट्राइक करती है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, हो गया यहां तक। अब आंसर आने लग जाएंगे आपके। 3 स्टेप थे, मास पता किया, पहला स्टेप पोटेंशियल एनर्जी पता की, दूसरा स्टेप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता कर ली, ठीक है। ओके, ग्राउंड पर जब रेन ड्रॉप पहुंच जाएगी तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी यही होगी, स्पीड चेंज हो नहीं रही है, इतनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब रेन ड्रॉप पर नेगेटिव वर्क हुआ है। आप खुद सोचिए, आपको याद होगा जब हम किसी फ्री फॉलिंग बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला टॉपिक कर रहे थे, mgh 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 सेम थी ना, तो रेन ड्रॉप भी तो फ्री फॉल ही कर रही है, उसकी टोटल एनर्जी इनिशियली कितनी थी, इतनी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी ना इस पॉइंट पर, टोटल एनर्जी यही थी उसकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यही थी, काइनेटिक एनर्जी थी नहीं। और जब वो ग्राउंड पर आ जाएगी तब उसकी टोटल एनर्जी इतनी होगी, कम कैसे हो गई, कम कैसे हो गई, ये तो बहुत ज्यादा, 168 10⁻³ ये है 1.68, बाकी एनर्जी कितनी, ऑलमोस्ट आपके 166 पॉइंट है ना 32, इतनी एनर्जी लॉस हो गई, वो गई कहां। इसका मतलब वो जो रेजिस्टिव फोर्स में दिखा रहा था ना आपको स्टार्टिंग में, रेन ड्रॉप पर जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो रेजिस्टिव फोर्स रेन ड्रॉप पर नेगेटिव वर्क कर देता है, कितना, जितनी उसकी एनर्जी कम हो गई ना, वो कम होने का कॉज क्या है, रेजिस्टिव फोर्स नेगेटिव वर्क कर देता है। मैं आंसर की तरफ ले जा रहा हूँ आपको। इसमें पूछा है आपसे व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन एंटायर जर्नी, तो एंटायर जर्नी में जो उसकी एनर्जी लॉस हुई है ना, उस लॉस के इक्वल वर्क किया है किसने, रेजिस्टिव फोर्स ने, नेगेटिव वर्क किया है, पहला आंसर, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा है, फर्स्ट हाफ जर्नी में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है, सेकेंड हाफ जर्नी में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो ग्रेविटी का वर्क हमेशा एक जैसा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो आप बहुत पहले से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वेट mg, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
वर्क होता है। तो अगर मैं आपने यहां तक तो कर लिया है ना, तो पहले आंसर लिख लेते हैं। लिखिए, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, work done by the resistive force of air, resistive force of air will be equal to work done by the resistive force of air will be equal to decrease in, will be equal to decrease in total energy of the raindrop, will be equal to decrease in total energy of the raindrop। अब ये टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होती है, आपको अच्छे से पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी यही थी, काइनेटिक तो थी नहीं। ग्राउंड पर आ जाएंगे तो टोटल एनर्जी यही होगी, यही होगी, ग्राउंड पर यही होगी ना टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है। तो लिखिए दैट इज W इक्वल टू U मैक्स माइनस K मैक्स। तो जो डिक्रीज हुआ है एनर्जी में वही रेजिस्टिव फोर्स ने वर्क किया है। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या मिलेगा, W, वो W जो रेजिस्टिव फोर्स ने किया है, नेगेटिव वर्क है ना। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही दिखता है हमेशा, बट ये वर्क एक्चुअल में नेगेटिव होता है। तो कितना है 168 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 1.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो 10 टू द पावर माइनस 3 आप देख रहे हैं कॉमन आ सकता है, और 168 में से 1.68 को सब्ट्रैक्ट कर दें आप। 10 टू द पावर को मैंने बाहर लिखा है, तो 166 तो लिख दूं, 0.32 आप बताएं। यस सर। 0.32 ठीक है। दिस इज the amount of work done by the resistive force in entire journey, entire journey, entire journey मतलब जब रेन ड्रॉप ग्राउंड पर होगी तब उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही होगी, जब रेन ड्रॉप हाईएस्ट पॉइंट पर थी तब उसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही थी। तो ये टोटल एनर्जी का सब्ट्रैक्शन क्या है ना। और अगर रेजिस्टिव फोर्स जीरो होता तो काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। रेजिस्टिव फोर्स होता है और वो नेगेटिव वर्क कर देता है अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वर्क क्यों बोल रहा हूँ, ड्रॉप तो नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, और फोर्स क्या होता है रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड, तो नेगेटिव वर्क हो जाता है। 180 डिग्री एंगल होता है ना, इससे नेगेटिव वर्क हो जाता है। चलिए पहला आंसर आ गया। अब दो आंसर आप बताएंगे मुझे। W1 वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन फर्स्ट हाफ जर्नी, ये Fg क्या होता है, कोई बोल के बताओ। mg। ग्रेविटेशनल फोर्स mg, बिल्कुल ठीक है। x1 मैं बता देता हूँ 250 मीटर होगा, और फिर आप W2 पता लगाएंगे Fg इंटू x2, और x2 भी 250 ही होगा। तो W1 और W2 सेम आएंगे। अब कितने आएंगे बताओ भाई, बता दिया ना। Fg तो होगा mg और x1 होगा 250। आंसर बताओ W1, और फिर W2 तो जरूरत ही नहीं है, डिप्टो सेम आंसर आएगा। तो फर्स्ट हाफ जर्नी ने में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है नीचे लाने में, ये जो आंसर आ रहा था ना यहाँ पर, बस इसका हाफ हो जाएगा। 168 का हाफ कितना होता है, 34, सॉरी 84, 50, 250। टोटल हाइट है 500 मीटर, हाफ जर्नी मतलब 250 मीटर, नेक्स्ट हाफ जर्नी अगेन 250 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन है और एंडिंग की तरफ है ये। इसको मतलब काफी डिटेल में किया हमने। स्टेप ध्यान रखना, होता है ना एक बंच ऑफ स्टिक दे दें आपको तो ब्रेक नहीं होती है, एक एक है ना, एक एक स्टिक आप ब्रेक कर सकते हैं। तो
हर क्वेश्चन को, हर डेरिवेशन को, बहुत बड़ा कोई लॉ है तो आप उसको बाय पार्ट कर दें, बाय पार्ट। फर्स्ट स्टेप मास पता किया, सेकंड स्टेप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, थर्ड स्टेप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी काफी लॉस हो चुकी है, उसका रीजन है रेजिस्टिव फोर्स का नेगेटिव वर्क, और वो नेगेटिव वर्क किसके इक्वल होता है, चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी का डिफरेंस ही नेगेटिव वर्क के इक्वल है। अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट कर रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया रेन ड्रॉप पर, फर्स्ट हाफ जर्नी में, सेकेंड हाफ जर्नी में। तो आप खुद सोचिए ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है क्या, रेजिस्टिव फोर्स तो चेंज होता है, उसका तो अलग ही तरीका निकाल दिया हमने वर्क पता करने का। फोर्स पता नहीं था, नहीं तो F डॉट एक्स कर दे, तो हमने मेथड ही बदल दिया। रेजिस्टिव फोर्स का वर्क ऐसे ही पता करना था, मजबूरी थी हमारी, बट हमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क आप ऐसे ही, जो ट्रेडिशनल फोर्स का ट्रेडिशनल फॉर्मूला है वर्क डन का, उससे ही कर लेते। तो आ गया क्या 84 into 10 to the power minus 3 जूल। Yes, sir. 84 into 10 to the power minus 3 जूल W1। यहाँ पे जो बैठे हैं वो बताएं 84 into 10 to the power minus 3 जूल। तो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आ गया सर। तो कुछ और जो आ रहा है वो कुछ और क्यों आ रहा है, mg into x1, ठीक है। m की वैल्यू 33.6 into 10 to the power minus 3, g की वैल्यू 10 ही यूज लेंगे हम जो ले रहे हैं, m कितना है 250, तो सोचना ही नहीं है इसमें। तो 84 into 10 to the power minus 3 जूल। अब जो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, कोई पॉइंट में किसी का कुछ आ सकता है। ये प्रोडक्ट चेंज करना है, चेंज चेक करना है आपको, बाकी सही है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर कोई W2 पता लगाना चाहे, सेम वहां x1 के प्लेस पर Yes, sir. x2 लिख देना। x2 क्या है, वो भी 250 है बची हुई। तो ये इसलिए सेम आएंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता, g चेंज नहीं होता। कौन चेंज हो रहा था, वहां रेजिस्टिव फोर्स चेंज हो रहा था, इसलिए हमने वेरिएबल फोर्स से वर्क डन पता नहीं किया। चलिए टाइम बताएं कितना हो गया। ओके, तो ये अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें सबसे बेस्ट तो यही था, है ना। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की भी दे दी रेजिस्टिव फोर्स के रिगार्डिंग, है ना। तो क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से टॉपिक हो गया हमारे लिए। चलिए, तो कल मिलते हैं सेम टाइम, बट हो सकता है प्लेस सेम नहीं हो। सामने हमारा एक और कैंपस है, यहाँ कुछ फंक्शन होगा शायद 1 बजे, तो बता देंगे आपको, है ना। बस सामने ये मिशन ग्राउंड जानते हो ना, सामने वहां पर एक और मिशन स्कूल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप वहां से लीव कर दो, ओके है ना, बाय। थैंक यू सर।